दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रेलवे का तीसरा सेट शुरू करने वाले हैं और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जितने भी पढ़ाई किए हैं उसका अच्छी तरह से रिवीजन हो सके। इसी कड़ी में चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह मैं डेली लेकर आता हूं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके और यदि आप में लगन होगा तो ज़रूर कुछ न कुछ एक दिन करके दिखाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या की संयोजकता क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपका दिया हुआ है और मैग्नीशियम में यहाँ ये भी बता दिया गया है। ठीक है, मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो बताया गया है आपको और परमाणु संख्या कितना है, 12 है। तो आपसे उसका 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg के नाम से सूचित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 12 है। अर्थात इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाइएगा वो बनेगा आपका पहला जो कक्षा रहेगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कक्षा देखिए तो दूसरा कक्षा में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन बोर-बेरी के सिद्धांत के अनुसार जो 2n² करते हैं। ठीक है ना, 2n² जो बोर-बेरी का सिद्धांत है 2n², और ये जो आपका कक्षा का संख्या हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दूसरा कक्षा जब ले आते हैं तो दूसरा कक्षा में है जो अधिकतम है जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, तो 8 + 2 10 होता है। इसका मतलब जो तीसरा कक्षा होगा या 72 कक्षा होगा या संयोजकता होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, तो 2 रहेंगे। ठीक है, वो 2 रहेंगे, ये आपको मालूम चल गया। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया। तो कहिए सर +2 कि -2, क्योंकि ऑप्शन में +2 भी है और -2 भी ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे +2 होगा क्योंकि जो धातु होते हैं उसके 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो सब के सब धातु हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इसी के चलते से हम लोग प्लस से सूचित करते हैं। इसका आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी। ठीक है, +2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, ये कब होगा। तो इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है लेकिन इसका सही आंसर आपका है विस्थापन बल की दिशा में हो। ठीक है, जब विस्थापन है जो बल की दिशा में होगा तब जाके बल है जो एक तरह से बल द्वारा किया गया जो कार्य रहेगा वो धनात्मक माना जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका तो आंसर हो गया आपका विस्थापन बल की दिशा में हो। अर्थात कुछ इस तरह से देखिए, इस ओर बल लग रहा है, इस ओर आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं और वस्तु भी उसी की ओर जा रहा है। ठीक है, वस्तु भी उसी की ओर जा रहा है, अर्थात विस्थापन भी जो उसी की ओर जा रहा है। जब इस तरह का कंडीशन होता है इसे हम लोग धनात्मक कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो मोटरसाइकिल जिस समय चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही है तो एक तरह से जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है, आपको एक तरह से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब ब्रेक लगाना होता है या आप मोटरसाइकिल को गति को कम करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऋणात्मक हो जाता है। कैसे, क्योंकि बल है जो इस ओर, जब मान लें कि ब्रेक लगाते हैं तो बल है जो इस ओर कार्य करता है, लेकिन आप देखते होंगे कि आपकी मोटरसाइकिल कुछ दूर तक चलते जाता है, अर्थात विस्थापन है जो इस ओर हो रहा है। ठीक है, विस्थापन इस ओर हो रहा है तो यहाँ पे जो केस हो जाता है ऋणात्मक होता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है। तो बल है जो विस्थापन की दिशा में हो, दोनों का दिशा एक होना चाहिए। जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बल लगाकर आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर हम लोग जाते हैं, अर्थात ये कार्य जो है वह धनात्मक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी,
विस्थापन बल के दिशा में हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जितने भी ये सब क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मन लगाकर कीजिए। यदि आप लोग को कुछ दिक्कत होता है कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर है अपना कमेंट कीजिए ताकि इसे मैं ठीक कर सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान मौलिक अधिकार में किसे निलंबित नहीं किया जाता है? तो ये मौलिक अधिकार हम लोग के लिए एक तरह से मानव के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यदि सरकार मौलिक अधिकार से छीन ले तो मनुष्य का विकास समुचित रूप से नहीं हो सकता है। अर्थात राज्य की शक्ति को छीनकर जनता के हाथों में कुछ अधिकार को दिया गया है और उसी अधिकार में एक है जो मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है जो मौलिक अधिकार का जिक्र किया हुआ है। लेकिन आपको क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आपातकालीन की स्थिति में किस मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता है? इसका सही आंसर है आपका जीवन का अधिकार। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका जीवन का अधिकार, क्योंकि आपातकालीन ऐसे 3 तरह के भारत में लग सकता है। एक आपात जो कालीन होता है वो है राष्ट्रीय आपात। मान लिया जाए कि पूरा यहाँ पे हिंदू मुसलमान या अन्य धर्म में या गृह युद्ध जैसा नौबत आ जाए, ठीक है, तो सरकार है जो लाचार होकर यहाँ पे आपातकाल लगा सकती है, वो है आपका राष्ट्रीय आपात। ठीक है। दूसरा जो है जो अनुच्छेद 356 हम लोग बोलते हैं वो है जो एक तरह से राज्य में लगती है और उस समय 356 एक तरह से धारा है जो लगाया जाता है और राज्य के अंदर यदि कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तब लगाया जाता है। और तीसरा जो है वो वित्तीय, मान लिया जाए कि सरकार या भारत सरकार के पास पैसा की भारी कीमत हो जाए, किल्लत हो जाए, तो उस समय जो इमरजेंसी जो लगाया जाता है उसे हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 में है। जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में वो है जो 356 में होता है और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 में होता है। तो आपातकाल लगने के बाद भी एक मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता है, वो है आपका जीवन का अधिकार। आपको जीने का जो है कुछ है बेसिक चीज वो आपसे नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद से 20 और 21 में इसका चर्चा है। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का प्रथम शासक। तो देखिए यह जो दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है और एक तरह से दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 एक तरह से साम्राज्य का चर्चा करते हैं, ठीक है ना, 5 किंगडम का चर्चा करते हैं। पहला है आपका गुलाम वंश, दूसरा है आपका खिलजी वंश, तीसरा है आपका तुगलक वंश, चौथा है आपका सैयद वंश और 5वां है आपका लोदी वंश। तो दूसरा गुलाम वंश के बाद है जो खिलजी वंश आता है। तो गुलाम वंश का जो अंतिम राजा है उसका नाम है क्यूमर्स, ठीक है। तो क्यूमर्स है जो अपने स्थिति को नहीं संभाल पाता है, अपने राजपाट को नहीं संभाल पाता है, तो उसका जो एक सेनापति है जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये क्या करता है कि क्यूमर्स को गद्दी पर से हटा देता है और अपने खुद को राजा घोषित करता है और साथ ही साथ एक नया वंश जन्म लेता है और उस वंश का नाम है खिलजी वंश। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह से जब तक रेलवे का एग्जाम नहीं होगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते आते रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वह क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है विश्व साक्षरता दिवस से कब मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व
साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 8 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 5 सितंबर, 5 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी और चौथा ऑप्शन है आपका 12 जनवरी, 12 जनवरी। ठीक है, तो विश्व साक्षरता दिवस है जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे भी याद कर सकते हैं कि जो शिक्षक होता है वो एक प्रकार से साक्षरता को लाता है। तो 8 सितंबर है जो विश्व साक्षरता दिवस है जो मनाया जाता है। ठीक है, इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। और जो विश्व साक्षरता दिवस है जो यूनेस्को द्वारा एक तरह से मनाया जाता है और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और ऐसे यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन। ठीक है, तो ये है जो एक तरह से विश्व साक्षरता दिवस के रूप में एक तरह से प्रोत्साहित करता है। और उस दिन है जो एक तरह से पुरस्कार का भी घोषणा करता है जो इस क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपका 8 सितंबर को हम लोग विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। चिंता नहीं करना है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको एक तरह से याद करवा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ऑक्सीजन है जो मुक्त होता है? क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ऑक्सीजन मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वाष्पो उत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और चौथा ऑप्शन है मल त्याग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अभिक्रिया है कि कौन सा ऐसा अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस है जो मुक्त होता है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है वो प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही पेड़ पौधा अपना खाना बनाते हैं। यदि यह क्रिया नहीं हो, ठीक है, यदि यह क्रिया नहीं हो, इस दुनिया में जितने भी जीवित जंतु हैं या जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब के सब है जो मारे जाएंगे, चाहे मनुष्य की बात किया जाए या अन्य प्राणी की बात किया जाए, क्योंकि मुख्य रूप से पेड़ पौधा से ही हम लोग एक तरह से आश्रित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से पेड़ है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जो करता है, ठीक है, और उसके जरिए वह खाना बनाता है, और वो खाना होता है C6H12O6, इसे हम लोग ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका खाना हो गया। साथ ही साथ इस क्रम में H2O जो कि जल एक तरह से जड़ के द्वारा पानी को लिया जाता है, तो ये भी एक तरह से कुछ रहता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है जो निकलती है। ये ऑक्सीजन जो निकलती है इसी जल का कुछ हिस्सा को तोड़कर
यहाँ पे बनाया जाता है। तरह से क्या बनाया जाता है, उसका खाना बनाया जाता है। इसी क्रम में कुछ ऑक्सीजन है जो एक तरह से, कुछ जल है जो टूट जाते हैं और टूटने के परिणाम स्वरूप एक तरह से ऑक्सीजन है जो निकलता है। इसका सही आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु और कार्बन परमाणु को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया परमाणु संख्या और 12 हो गया इसका एक तरह से द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु के बारे में क्या सत्य है, क्या सत्य है। ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में है जो पूछा गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 6 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन होते हैं। 12 न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसमें 12 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, इसमें 6 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीजिए। तो आप देखते हैं कि कार्बन और कार्बन में दिया हुआ है आपका, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 6 और द्रव्यमान होता है 12। तो इस आधार पे आपको क्या ज्ञात होता है कि द्रव्यमान है 12 जो आपका द्रव्यमान है। और आपको मालूम होगा कि परमाणु के नाभिक में ही द्रव्यमान पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर होता है। तो परमाणु के नाभिक में ही जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि परमाणु उदासीन है, ठीक है, एक तरह से परमाणु है, तो समझ जाइए कि ये जो 6 है, 6 जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगा, ठीक है। क्रमांक से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं और साथ ही साथ प्रोटॉन की भी संख्या को बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो हिंट मिल गया कि प्रोटॉन है जो 6 है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। बस आंख बंद कर लीजिए और जिसमें भी ये ऑप्शन आपको मिलता है 6 प्रोटॉन एवं 6 न्यूट्रॉन होते हैं, वो आपका आंसर सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और जनरल साइंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार यदि ये सब चीज़ को देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए M-GH, दूसरा ऑप्शन है आपका MGH, तीसरा ऑप्शन है आपका FS
और चौथा ऑप्शन है आपका हाफ mv²। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का एक तरह से आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, या स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो कैसे निकलेगा। ठीक है, उस वस्तु में कितना एक तरह से स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है mgh। m का मतलब होता है द्रव्यमान, m का मतलब क्या होता है, उस वस्तु का जिसका भी आप स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान। देखिएगा g है जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी है जो उस वस्तु की तरह से g का मान है जो गुरुत्वीय त्वरण है, और h मतलब वह कितनी वस्तु है जो ऊंचाई पे है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, से आप क्या समझते हैं स्थितिज ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, कुछ इस तरह से आपको रहेगा। तो आप mgh को खोजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को तरह तरह से पूछा जा सकता है। यदि आप कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जो 10 kg का है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। एक वस्तु 10 kg का है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अब ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 जूल, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 50 जूल, तीसरा ऑप्शन है 125 जूल, और चौथा ऑप्शन है 500 जूल। ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन है, और गतिज ऊर्जा को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अभी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें बहुत विस्तार में हम आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप हाफ पहले लिख लीजिए, और m दिया हुआ है, और m कितना है 10 दिया हुआ है, 10 kg, और साथ ही साथ v भी दिया हुआ है, और v कितना है, तो v आपका हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका m हो गया, तो 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25। ठीक है, 25, तो पहले निकाल लीजिए, फिर 250 हो गया, 250 का आधा कितना होता है 125, तो इसका सही आंसर हो गया 125 जूल। इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 125 जूल, है ना, गुना कीजिए इसे, गुना हाफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, माता पिता से संतान में जो शारीरिक एवं मानसिक गुण, जो शारीरिक एवं मानसिक गुण संचरण होते हैं, संचरण होते हैं, वह क्या कहलाते हैं। तो माता पिता से जो गुण है, जो चाहे वह शारीरिक गुण है या
मानसिक गुण हैं वो बच्चे में आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है वंश, है ना। सब लोग को वंश की चिंता रहता है कि मेरा वंश है जो न डूबे। चलिए वंश। दूसरा ऑप्शन है परंपरा। तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। और चौथा ऑप्शन है संचय। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखिए, जो माता पिता से जो बच्चा में गुण आता है वह अनुवांशिकी के कारण आता है, हेरिडिटी के कारण आता है। और इसके बारे में सबसे पहले मेंडल है जो प्रकाश में डाले थे कि माता पिता का जिस प्रकार का शरीर का बनावट, अवभाव, रहन सहन, ये जो भी गुण हैं वही गुण है जो बच्चा में ट्रांसफर है जो होता है, ठीक है। और इसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं, इसे हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधा किसके द्वारा अतिरिक्त जल को त्याग करता है? कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक तरह से अतिरिक्त जल को छोड़ता है? क्योंकि खाना बनाने में पौधा को मात्र 2% जल की आवश्यकता होता है, लेकिन जो अतिरिक्त जल नीचे से अर्थात मिट्टी से जो ग्रहण करता है, शोषित करता है, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस कहते हैं, वो एक तरह से मतलब किस प्रोसेस उस जल को निकालता है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन क्रम 11। पौधा अतिरिक्त जल को कैसे त्यागता है। चलिए पहला ऑप्शन है श्वसन। पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन। दूसरा ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन। तीसरा ऑप्शन है मल त्याग। और चौथा ऑप्शन है परिसंचरण। ठीक है, तो बताइए जल का जो त्याग करता है, तो देखिए प्राय पत्ती, जब आप पेड़ पौधा को जो पत्ती देखते हैं, पत्ती में है जो रंध्र रहता है जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और उस रंध्र के जरिए है जो एक तरह से पेड़ पौधा अपना जल को एक तरह से क्या करता है, निकालते रहता है। ठीक है, एक तरह से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये होता है। बाष्प उत्सर्जन अर्थात जल को क्या होता है निकलना। ठीक है, जल है जो निकलता है, इसी रंध्र के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा एक तरह से पेड़ पौधा है जो अतिरिक्त जल को त्याग करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से उठाते हैं, और वो क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती किस समाज के एक तरह से संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती, क्वेश्चन क्रम आपका हो गया 12। दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन आपके साथ दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आर्य समाज। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज।
ब्रह्म समाज। तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज। और चौथा ऑप्शन है चिन्मय समाज। ठीक है, तो चलिए बताइए, दयानंद सरस्वती जो कि बहुत बड़े विचारक थे और उन्होंने सबसे पहले ही कहा था वेद की ओर लौटो। ठीक है, जिस समय अंग्रेज है जो भारत को गुलाम बना लिया था और पाश्चात्य संस्कृति वेस्टर्न जो शिक्षा है उसे बहुत भारी मात्रा में प्रोत्साहित कर रहा था। ठीक है, उस समय दयानंद सरस्वती है जो बता रहे थे कि हम लोग का जो संस्कृति है वो सबसे ही अच्छा संस्कृति है और हम लोग का जो वेद है वेद से अच्छा कुछ नहीं है। तो दयानंद सरस्वती का एक नारा भी है वेद की ओर लौटो, और उनका स्कूल भी है, डीएवी जो स्कूल आप देखते हैं चाहे देश और विदेश सभी जगह इसका शाखा है जो खुला हुआ है। तो डीएवी स्कूल भी इन्हीं के एक तरह से नाम पे है जो चलता है, दयानंद एग्लो वैदिक संस्थान। ठीक है, तो इन्होंने है जो आर्य समाज की रचना की थी, आर्य समाज का एक तरह से स्थापना किए थे। और ये जो आर्य हैं जो वेद का जो रचना हुआ है वो आर्य समाज के द्वारा ही रचा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आर्य समाज का जो संस्थापक हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्रम 13। विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा, विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश का है? किस देश का है? ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन है। भारत का भी अपना तटीय सीमा है, जो सीमा है जो समुद्र से सटे होते हैं उसे हम लोग तटीय सीमा कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाता है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ब्राजील और चौथा ऑप्शन है चीन। चलिए बताइए किसका है सबसे ज्यादा तटीय सीमा है? तो सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा वाला जो देश है वह कनाडा है। ठीक है, कनाडा है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पे ये सब देश हैं। और नॉर्थ अमेरिका में जो प्रमुख देश हैं कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है। ठीक है, ये सब है जो प्रमुख देश हैं। तो कनाडा है उसका बहुत ज़्यादा एक तरह से तटीय सीमा है। और ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से भी चर्चा किया जाए तो कनाडा का क्षेत्रफल द्वितीय स्थान पे है। पहला स्थान पे यदि क्षेत्रफल का चर्चा किया जाता है विश्व में तो रूस का आता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि वाला जो देश है वो है आपका कनाडा। ठीक है, तो कनाडा का सबसे ज़्यादा एक तरह से तटीय सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, क्वेश्चन क्रम 14। पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, आपसे भाग नहीं पूछा जा रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻24 kg, दूसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻23 kg, तीसरा ऑप्शन है 6 × 10⁻⁻24 kg और सॉरी प्लस, एक तरह से प्लस है, इसे कुछ भी नहीं लिखिएगा तो एक तरह से ऑलरेडी अंडरस्टूड है।
और चौथा है 6 इंटू 10 की पावर 23 kg। तो इसको आपको याद करना होगा और इसका सही आंसर है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। माइनस तो हो नहीं सकता, ठीक है, माइनस में तो बहुत क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कि बट्टा में वो रहता है इस तरह से, जब ये रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, है ना, इस तरह से कीजिएगा। 10 का माइनस कितना, जितना चला जाएगा, जितना जीरो है तो -2 कीजिएगा, कुछ इस तरह से होगा, नीचे रहता है तो, जबकि हमारी पृथ्वी बहुत ही भारी है, ठीक है ना, तब ना हम लोग सभी काम कर रहे हैं, यहाँ पे घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बन रहा है, रोड बन रहा है, तो माइनस में तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस का जो पावर रहता है बहुत ही कम में जाता है, ठीक है। तो जब भी होगा तो प्लस में ही होगा, तो माइनस वाला ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे आपको खाली याद रखना है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ये आपका आंसर सही हो गया। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। ऑप्शन आपके साथ है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जिसका जो सिंबल है जो लैटिन से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन का सिंबल Cl, जो नाम है वही एक तरह से सिंबल बना हुआ है। हाइड्रोजन तो H से शुरू होता है, तो H हम लोग कर दिए। लेकिन आयरन को I से आप नहीं बोल सकते हैं, आयरन को हम लोग Fe से बोला जाता है, इसका जो सिंबल है Fe, और यह जो Fe जो सिंबल है वो एक तरह से लैटिन है, ठीक है, लैटिन अमेरिका का एक तरह से सिंबल है फेरम। तो ये जो आपका लैटिन एक तरह से प्रतीक है, तो इसका आंसर सही हो गया आपका 2। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू।